हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के समग्र अध्ययन को, जो कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और राज्य की अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं, हमारा आज का जो टॉपिक है वह है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बारे में। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के संदर्भ में अभी तक हमने पार्ट फर्स्ट को कंप्लीट किया हुआ है, जिसमें विभिन्न जनजातियों के बारे में पढ़ा, अनुसूचित जाति जनजाति के संदर्भ में भी जाना। अब आज का हमारा जो पार्ट होगा वह पार्ट सेकंड रहेगा, जिसमें जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति से संदर्भ में जो अध्याय 18 है उसमें जो कुछ रह गया है उसको कंप्लीट करेंगे, और साथ ही साथ जनजातीय व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे। जनजातीय व्यक्तित्व के संदर्भ में जानने के साथ साथ इसके रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, एक मॉक टेस्ट के तरीके के, कि किस तरीके के इसमें क्वेश्चन के पैटर्न के देखेंगे, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसमें पहली जनजाति आती है खैरवाड़ जनजाति। खैरवाड़ जनजाति मुंडा जनजाति समूह की एक प्रमुख प्रजाति होती है, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर, सिंगरौली, पन्ना, शहडोल, सतना, विदिशा, रायसेन, सीधी, उमरिया, दमोह, रीवा, अनूपपुर जिलों में निवास करती है। यह जनजाति कैमूर पहाड़ियों में खरियागढ़ को अपना मूल स्थान मानती है, इसके अंतर्गत आता है। आप जानते हैं इसकी सांस्कृतिक स्थिति के संदर्भ में जानते हैं कि इसके अंतर्गत पहला आता है कि इस जनजाति को लोग अनंत चतुर्दशी, होली, नवरात्रि आदि पर्व मनाते हैं और उसे कर्मा नृत्य कहा जाता है। खैरवाड़ जनजाति के विशिष्ट तथ्यों को देखा जाए तो इनकी शारीरिक संरचना में आता है कि इनका शरीर बलिष्ठ होता है, महिलाएं भी पुरुषों के समान साहसी एवं फुर्तीली होती हैं। इनका भोजन गेहूं चावल खाते हैं तथा ये उत्सवों के अवसर पर मांस एवं मदिरा का सेवन करते हैं। फिर आता है इसके अंतर्गत वस्त्र एवं आभूषण के बारे में देखते हैं कि इनके वस्त्र एवं आभूषण में आता है कि ये पुरुष धोती, गंजी, बनियान या पगड़ी पहनते हैं और स्त्रियां साड़ी पहनती हैं तथा हैकल, बाजूबंद, हसुले, कड़ा, गुड़िया, मूंग की माला आदि आभूषण धारण करती है। और इनकी आर्थिक स्थिति या आर्थिक क्रियाओं को देखा जाए तो इसकी स्थिति में अच्छी नहीं होती है तथा ये मुख्यतः शिकार, वनोपज संग्रहण तथा लकड़ी काटने का कार्य भी करते हैं। अब आता है इनकी धार्मिक स्थिति को जानते हैं कि खैरवाड़ जनजाति के लोग मुख्य रूप से हिंदू धर्म के रीति रिवाजों का पालन करते हैं, मुख्यतः बनसंती, दूल्हा देव, घमसान, गौरैया, शिव, दुर्गा, हनुमान आदि देवी देवताओं के अतिरिक्त सेलम, पीपल, नीम और जंतुओं में नाग और बिच्छू आदि जीवों की पूजा किया करते। अब आता है पनिका जनजाति के बारे में। पनिका जनजाति के संदर्भ में देखते हैं कि यह मध्य प्रदेश की सीधी और शहडोल जिले में पनिका जनजाति अथवा यह जनजाति निवास करती है। यह जनजाति द्रविड़ प्रजाति से संबंधित है। इस जनजाति में निर्गुण उपासक, कबीरपंथी वर्ग तथा शक्ति या अन्य देवी देवताओं के उपासक शक्ति, साकत और पनिका वर्ग सम्मिलित होता है। कबीरपंथी मांस एवं मदिरा का सेवन नहीं करते और शक्ति, पनिका देवी देवताओं की पूजा करते हैं। अब जानते हैं इसके एक मैप के माध्यम से देख लेते हैं कि कौन सी जनजाति कहाँ पर निवास करती है। इसके संदर्भ में देखते हैं कि इसमें सबसे पहले तो देख लेते हैं सहरिया जनजाति का जो निवास स्थान है, उसके अंतर्गत मुरैना, ग्वालियर और शिवपुरी आता है। फिर इसके अंतर्गत जो कोल जनजाति पाई जाती है वह पाई जाती है सतना, रीवा में और सीधी में। पनिका जनजाति है वह सीधी एवं शहडोल में पाई जाती है, ये इसके अवस्थिति है। फिर आता है अगरिया जनजाति, जो कि सिंगरौली, सीधी, शहडोल, उमरिया में पाई जाती है और अनूपपुर में पाई जाती है। फिर आती है बैगा जनजाति, जो कि बैगा जनजाति जो है अनूपपुर, ढिंडोरी में मिलती है और इसी के साथ ही मंडला में मिलती है। फिर आती है गोंड जनजाति, जो कि ढिंडोरी, मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट में मिलती है। फिर आती है भारिया जनजाति, जो सिर्फ छिंदवाड़ा में मिलती है। फिर इसके बाद आती है कोरकू जनजाति, जो बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, सिवनी में मिलती है। फिर आती है बंजारा जनजाति, जो कि बंजारा जनजाति जो है वह खंडवा, पूर्वी निमाड़, खरगोन, पश्चिमी निमाड़ और धार में मिलती है। फिर इसके बाद आती है भील जनजाति, जो कहाँ कहाँ मिलती है, झाबुआ, अलीराजपुर, धार और बड़वानी के साथ ही पश्चिमी खरगोन में मिलती है। तो यह भील जनजाति, बंजारा जनजाति, कोरको जनजाति, भारिया, गोंड, बैगा, अगरिया और पनिका कोल जनजाति, और यहाँ पर कौन सी जनजाति है, ये सहरिया जनजाति पाई जाती है। तो ये मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति हैं जिसको मैप के माध्यम से देखा। चलिए तो अब देखते हैं इसके संदर्भ में पनिका जनजाति से और इनके संदर्भ में
जनजातियों के बारे में कि पनिका जनजाति के संदर्भ में और भी ज़्यादा देखें कि इसमें पनिका जनजाति कई गोत्रों में विभाजित होती है, जिन्हें कुर कहा जाता है। पनिका जनजाति जो होती है कितने कहाँ विभाजित होती है? कई गोत्रों में विभाजित होती है, जिन्हें कुर कहा जाता है। कुर का शब्दार्थिक अर्थ होता है कुली होता है, अर्थात कई कुर मिलकर कुरहा का निर्माण करते हैं। तो जो कुर होते हैं वह कई कुरहा मिलकर कुली इसका निर्माण करते हैं, उसे कुरहा कहा जाता है। अब आता है इनके विवाह के बारे में जानते हैं। विवाह के बारे में कुरहा में सम्मिलित कुर के लोग आपस में विवाह नहीं करते। इनमें बहुगोत्रीय विवाह प्रचलित है और ये बधु मूल्य प्रथा भी प्रचलित है। लमसेना, घुसपैठिया विवाह, पुनर्विवाह और देवर भाभी विवाह आदि इस जनजाति का प्रचलित विवाह है। कौन कौन सा विवाह? लमसेना विवाह, घुसपैठिया विवाह, फिर आता है पुनर्विवाह और देवर भाभी विवाह आदि पनिका जनजाति में प्रचलित विवाह आते हैं। अब आता है इनकी आर्थिक स्थिति को जानते हैं कि इनकी आजीविका का मुख्य साधन वस्त्र धुलाई होता है। ये पारंपरिक वस्त्र बनाते हैं और इनको बुनका जनजाति भी कहा जाता है। इनके भोजन के बारे में जाने तो इनका भोजन पेज, मूंग और उड़द एवं चावल है। तथा इनकी धार्मिक स्थिति के संदर्भ में देखा जाए तो पनिका जनजाति जो है वह पनिका समाज में हिंदू देवी देवताओं के साथ सूर्य, इंद्र, धूला देव, बूढ़ी माता, मरही माता और हुलकाबाई आदि की पूजा की जाती है। और इनका एक वर्ग शवों को दफन करता है। ज्योति की शक्ति साकत पनिका शवों को जलाते और अस्थि विसर्जन करते हैं। फिर आता है उरांव जनजाति के बारे में पढ़ते हैं। उरांव जनजाति भाषा के आधार पर द्रविड़ भाषा की मानी जाती है। ये लोग स्वयं को कुरुक कहते हैं। ये जो जाति होती है ये स्वयं को कुरुक कहते हैं। जनजाति मध्य प्रदेश के भोपाल, नरसिंहपुर, अनूपपुर, बड़वानी, जबलपुर, इंदौर, सिंगरौली जिलों में निवास करते हो। इस जनजाति में लोग धागड़ धन का किसान आदि नामों से जाना जाता है। और इस जनजाति में कई समवर्ती ग्राम परहा के रूप में भी संगठित होता है। फिर आता है कि इनकी आर्थिक स्थिति को देखें कि उरांव जनजाति आजीविका का मुख्य साधन कृषि है। ऐसे कार्य करना, मत्स्य, आखेट, पशुपालन आदि इनकी आर्थिक गतिविधियां होती हैं। इनकी सामाजिक स्थिति को देखा जाए तो उरांव अपनी सामाजिक व्यवस्था होती है। गांव की मुखिया महतो एवं पुजारी बैगा कहलाते हैं और इनका गृह धूमकुरिया कहलाता है। उरांव में अनेक गोत्र टोटम से संबंधित होते हैं जिनके पशु पक्षी, मछलियां तथा वृक्षों के नाम पर रखे जाते हैं। फिर आता है इनके विवाह के बारे में। इन जनजाति में विवाह के समय वधु के पिता को वधु धन देने का प्रचलन है। इनमें तलाक, विधवा विवाह, बहु विवाह का भी प्रचलन है। ये अपने शरीर पर गोदना गुदवाते हैं। उरांव जनजाति में युवक एवं युवतियां विवाह से पूर्व स्वच्छंद में रहते हैं और इनमें विवाह पूरी यौन संबंध पर कोई आपत्ति नहीं होती है। अब आता है इनकी धार्मिक स्थिति को जाने कि उरांव लोगों को प्रमुख देवता धर्मेश होते हैं जो सूर्य देवता का ही रूप है। इसे महादेव की भी पूजा करते हैं। फिर आता है इनका नृत्य। उरांव जनजाति में प्रमुख नृत्य सरहुल, घुड़िया, डंडा तथा कर्मा इनके प्रमुख नृत्य हैं। अब आता है हम पढ़ते हैं बंजारा जनजाति के बारे में जो मध्य प्रदेश बंजारा की गुमंतु जनजाति के रूप में जाना जाता है, जो प्रदेश में निमाड़, मंडला, मालवा आदि जिलों में निवास करती है। फिर इसके बाद आता है इनके निवास स्थान के संदर्भ में देखा जाए तो बंजारा जनजाति के लोग ऐसे ग्राम बसाकर रहते हैं जहाँ पर टांडा या बालाद कहलाते हैं। इनके घर पंक्तिबद्ध होते हैं और टांडे का प्रधान सरदार नायक होता है। नायक टांडे का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है तथा इसके संदर्भ में होता है कि वे जिनके पास समाज के सभी अधिकार होते हैं उसे पटेल या सरपंच का पद भी संभालते हैं। फिर आता है वस्त्राभूषण के बारे में कि बंजारा स्त्रियां जो होती है वह कसीदाकारी निपुण होती है। हाथी दांत की चूड़ियां पहनती है तथा अपने शरीर पर गुदना को एक प्रमुख आभूषण के रूप में मानती है और इस जनजाति को कंघी का आविष्कारक भी माना जाता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंघी का आविष्कारक कौन सी जनजाति है। तो कंघी के आविष्कारक कौन सी जनजाति है? बंजारा जनजाति को कंघी का आविष्कारक कहा जाता है। अब आता है कि इसके सांस्कृतिक स्थिति को देखें कि बंजारा एक संस्कृति संपन्न जनजाति है जिसका झुकाव संस्कृति या नृत्य की ओर अधिक होता है। इनके पारंपरिक नृत्यों में तलवार नृत्य, डंडा, बेली नृत्य, लहंगी नृत्य आदि आते हैं। विवाह में उड़द दाल का प्रयोग शुभ माना जाता है और इनमें विधवा विवाह, चट विवाह, अपहरण विवाह एवं नतारा विवाह प्रचलित होता है। इनके प्रमुख देवता रामकृष्ण और बाबा रामदेव हैं जिनके सिख धर्म को भी मानते हैं। अब आता है अगरिया जनजाति के बारे में। अगरिया जनजाति का जातीय नाम अग्नि से उत्पन्न हुआ है। अगरिया का नाम से ही विदित होता है कि इसका नाम अग्नि से उत्पन्न हुआ है। यह जनजाति मध्य प्रदेश की सिंगरौली, अनूपपुर, सहडोल, सीधी, उमरिया, ढिंडोरी में निवास करती है। माना जाता है कि सर्वप्रथम अगरिया जनजाति द्वारा ही लोहे की खोज की गई थी। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि लोहे की खोज किस जनजाति के द्वारा की गई। तो अगरिया जनजाति के द्वारा लोहे की खोज की गई और उससे औजार बनाए गए। यह जनजाति स्वयं को लोहार भी कहती है।
अगर यह जनजाति का मुख्य व्यवसाय लोह या एक्स पिघलाना है तथा इनके प्रमुख देवता लोहासुर हैं, जिनका वास धधकती हुई भट्टियों में माना जाता है। ये अपने देवता को काली मुर्गी की बलि एवं मदरा अर्पित करते हैं और इन्हें दशहरे के दिन तथा फाल्गुन मास में लोहा गलाने के प्रमुख यंत्रों की पूजा की जाती है। विवाह में उड़द दाल का प्रयोग शुभ माना जाता है और इसमें विधवा विवाह का भी प्रथा का प्रचलित है। तो इसके संदर्भ में अब आता है कि ये मांसाहारी होती है और ये मुख्यतः सुअर का मांस खाते हैं तथा इसके अतिरिक्त पेज, उड़द दाल तथा कंदमूल का भी सेवन करते हैं। अब आती है कमार जनजाति, जो कि एक छोटी जनजाति होती है जिनकी कुल जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार 18,603 है। यह प्रदेश में शहडोल, अनूपपुर, सीधी, सिंगरौली जिलों में निवास करती है और कमार में 8 उपवर्ग होते हैं, जिनमें एक तंबर होता है जो स्वयं को तोमर राजपूत मानते हैं। कमार जनजाति गढ़चिन्हों तथा गोत्रों में विभाजित होती है। ये गढ़चिन्हों तथा वन्य पशुओं, आसपास की वस्तुओं जैसे सीसा, भंडार, छाता आदि का प्रयोग किया जाता है। अब आता है सौर जनजाति के बारे में, जिसकी जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनजातीय जनसंख्या सौर जनजाति की केवल 1% भागीदारी होती है। यह आर्थिक सामाजिक रूप में अत्यधिक पिछड़ी जनजाति होती है और प्रदेश के सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, पन्ना, रायसेन, होशंगाबाद जिलों में निवास करती है। अब आता है प्रधान जनजाति के बारे में। प्रधान संस्कृत भाषा का शब्द होता है जिसका अर्थ होता है मंत्री। ये गौंड राजाओं के मंत्री हुआ करते हैं तथा ये प्रधान को पटरिया भी कहा जाता है। यह जनजाति प्रदेश के पूर्वी सतपुड़ा क्षेत्र में नर्मदा घाटी तथा बघेलखंड क्षेत्र में निवास करती है तथा प्रधान की जो मातृभाषा गोंडी होती है, जिसका संबंध द्रविड़ भाषा परिवार से होता है। प्रधान कथावाचक के रूप में पाए जाते हैं तथा आजीविका का साधन संगीत होता है। ये गौंड राजाओं के प्रशस्ति गायक भी हुआ करते हैं। अब आता है मवासी जनजाति, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में मवासी जनजाति की कुल संख्या 1,09,180 है, जो कि राज्य की जनजातीय जनसंख्या का 0.71% हिस्सा को कवर करती है। कितना? 0.71% कब कवर करती है? मध्य प्रदेश में मवासी जनजाति छत्तीसगढ़, छिंदवाड़ा, सतना, होशंगाबाद, भोपाल, पश्चिमी निमाड़ तथा बैतूल जिलों में पाई जाती है। अब आता है माझी जनजाति, जो कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में माझी जनजाति 50,655 है, जो कि राज्य की कुल जनजाति का 0.33% हिस्सा को कवर करता है। फिर आता है कि माझी जनजाति जबलपुर, दतिया, इंदौर, श्योपुर जिलों में निवास करती है। अब आता है पाओ जनजाति के बारे में। पाओ जनजाति की जनगणना को देखा जाए 2011 के अनुसार प्रदेश में इसकी कुल संख्या 44,312 है, जो राज्य की कुल जनजातीय जनसंख्या का 0.29% है। यह जनजाति मुख्यतः शहडोल, अनूपपुर, सतना जिलों में निवास करती है। अब आती है हमारी नेक्स्ट जनजाति बिछावर जनजाति। यह जनजाति मध्य प्रदेश की बालाघाट और सिवनी जिले में निवास करती है। विंध्याचल पर्वत के मूल निवासी होने के कारण इस जनजाति को बिछावर कहा जाता है। यह जनजाति स्वयं की विंध्यवासिनी पुत्र 12 भाई बेटकर का वंशज मानती है। बिछावर की भाषा छत्तीसगढ़ी है। छत्तीसगढ़ के महान क्रांतिकारी वीर नारायण से इसी समुदाय के सदस्य रहे। अब आता है पारधी जनजाति, जो कि मराठी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आखेट या शिकार। यह मध्य प्रदेश में मुख्यतः भोपाल, रायसेन, गुना, सीहोर जिलों में निवास करती है। यह एक आखेटक जनजाति होती है जो वन्य पशुओं का शिकार करने में अत्यंत कुशल होती है, परंतु महिलाओं के शिकार करने की अनुमति इसके अंतर्गत नहीं होती है। फिर आता है कि पारधी जनजातियों की उपजातियों के बारे में देखा जाए तो इनकी उपजातियां भील पार्थी, चीता पार्थी, फांस पार्थी, गोसाई पार्थी, लंगोटी पार्थी आदि आती है। इसके अंतर्गत एक एक करके प्रत्येक पार्थी जनजाति के बारे में देखते हैं, जिसमें पहली आती है भील पार्थी, जो कि बंदूक से पशु पक्षियों का शिकार करती है। फिर दूसरा आता है चीता पार्थी, जो कि मुख्यतः चीतों को पालने का प्रशिक्षण देने का कार्य करती है। फिर इसके बाद आती है फांस पार्थी, जो कि शिकार को जाल में फंसाकर पकड़ते हैं। फिर आता है गोसाई पार्थी, जो भगवा वस्त्रधारी साधुओं की तरह रहते हैं तथा हिरण का शिकार करते हैं। फिर आता है सीली का तेल वाले पार्थी, जो कि पुराने समाज में मगरमच्छ का तेल निकालने वाले पार्थी होते हैं। फिर आता है लंगोटी पार्थी, जो केवल लंगोट धारण करते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। तो कौन कौन से पार्थी आते हैं इसमें? भील पार्थी, चीता पार्थी, फांस पार्थी, गोसाई पार्थी और लंगोटी पार्थी इसके अंतर्गत आते हैं। अब आता है मध्य प्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद के बारे में जानते हैं, जिसकी स्थापना वर्ष 1981 में की गई, जिनका उद्देश्य जनजाति वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए विभिन्न तकनीकी और व्यावसायिक क्षेत्र में कुशलता का विकास कर उनके रोजगार एवं स्वरोजगार में वृद्धि करना है। इसके अंतर्गत आता है। अब आता है जनजातियों के कल्याण हेतु राज्य सरकार के विभिन्न प्रयास के बारे में जानते हैं, जिनमें पहला आता है वन्या प्रकाशन।
बन्या प्रकाशन की स्थापना वर्ष 1980 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के संयुक्त उपक्रम के रूप में हुई थी, जिसका उद्देश्य प्रदेश की आदिवासी संस्कृति से संबंधित श्रेष्ठ साहित्य में आदिवासी समाज तक पहुंचना चाहना है। फिर आता है उद्यमी विकास संस्थान मध्य प्रदेश के बारे में। उद्यमी विकास संस्थान की स्थापना 20 मार्च 1980 को की गई। इसका उद्देश्य अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए व्यक्तियों को उद्योग स्थापित करने के लिए प्रशिक्षण तथा आर्थिक एवं तकनीकी सहायता प्रदान करना। फिर आता है अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम 1989 के बारे में पढ़ते हैं। इसके अधिनियम के अंतर्गत देखते हैं कि अनुसूचित जाति एवं जनजातियों में के व्यक्तियों को सम्मान दिलाने, उनके उत्पीड़न पर प्रतिबंध लगाने के लिए भारतीय संसद ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम 1989 को 16 अगस्त 1989 में पारित किया और 30 जनवरी 1990 से संपूर्ण भारत में जम्मू कश्मीर को छोड़कर लागू कर दिया गया। यह अधिनियम प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होता है तथा जो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है तथा वह व्यक्ति इस वर्ग के सदस्यों का उत्पीड़न भी करता है। आप जानते हैं इस अनुसूचित जाति एवं जनजाति के संदर्भ में प्रमुख योजनाओं के बारे में, जो कि सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके अंतर्गत पहली योजना आती है विद्यार्थी कल्याण योजना। विद्यार्थी कल्याण योजना अनुसूचित जाति के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को आकस्मिक विपत्ति में किसी विशेष रोग के उपचार हेतु विशेष अभिरुचि को प्रोत्साहन देने के लिए 2500 रुपये तक की राशि प्रदान की जाती है। फिर इसके बाद आती है दूसरी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेधावी विद्यार्थी पुरस्कार योजना। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के प्रतिभावान छात्र छात्राओं के 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने पर विशिष्ट पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। फिर आता है अनुसूचित जाति राहत योजना 2015, जिसका क्रियान्वयन जून 2015 में किया गया। इसमें अनुसूचित जाति के जो सब व्यक्ति अपनी विपन्नता और असहाय अवस्था के कारण संकट में होते हैं, वह तात्कालिक रूप से विभाग की अन्य योजनाओं का लाभ पाने में अवस्था में नहीं होते, उन्हें इस योजना में त्वरित सहायता प्रदान की जाती है। अब आती है आवास सहायता योजना, जिसे 11 सितंबर 2013 को प्रारंभ किया गया था, जिसके अंतर्गत गृह निवास से बाहर महाविद्यालय स्तर पर नियमित प्रवेश लेकर अध्ययनरत विद्यार्थियों को आवास सहायता प्रदान की जाती है। अब आती है महर्षि नेक्स्ट परियोजना, महर्षि वाल्मीकि प्रोत्साहन योजना, जिसे इस योजना को वर्ष 2012-13 में प्रारंभ किया गया था, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को IIT, क्लेट, NDA की प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होकर इन संस्थाओं में प्रवेश के लिए 50,000 राशि देने का प्रावधान किया गया। अब आता है प्रावीण्य उन्नयन योजना, जो कि भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा विद्यार्थियों के प्रावीण्य में उन्नयन की दृष्टि से कक्षा 9वीं और 12वीं की प्रत्येक कक्षा में 98 विद्यार्थियों को कुल 392 विद्यार्थियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। वर्तमान में यह योजना जिला स्तरीय उत्कृष्ट छात्रावास से संचालित होती है। अब आता है सावित्रीबाई फूले स्वयं सहायता योजना के बारे में। यह योजना 27 जून 2015 को प्रारंभ हुई, जिसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के महिलाओं को नए व्यवसाय की स्थापना हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाता है। फिर आता है कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना के बारे में, जिस योजना को 2006-07 में प्रारंभ किया गया। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति की छात्राओं को विद्यार्थियों को विद्यालयों में अधिक से अधिक प्रवेश लेने और निरंतर शिक्षा ग्रहण करने हेतु प्रोत्साहित करना है। इसके अंतर्गत 11वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाले छात्राओं को 3,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। फिर आता है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, जिसे 11 अगस्त 2014 को शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य मार्जिन मनी सहायता, ब्याज सब्सिडी, ऋण गारंटी, लाभार्थियों को प्रशिक्षण तथा उद्यमिता को बढ़ावा देना इसके अंतर्गत आता है। अब आता है मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन प्रशिक्षण योजना के बारे में। इस योजना का प्रारंभ वर्ष 2012-13 में किया गया। इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति के शिक्षित बेरोजगार युवकों को विशेष गुणवत्ता युक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से रोजगार उपलब्धता सुनिश्चित करना है। अब आता है मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के बारे में, जिसे 1 अगस्त 2014 को प्रारंभ किया गया था। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति के गरीबी रेखा के नीचे हितग्राहियों को कम लागत के उपकरण तथा कार्यशील पूंजी की उपलब्ध कराई जाती है।
अब आता है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना के बारे में, जिसे वर्ष 2010 में लागू किया गया था। इसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के ऐसे विद्यार्थी जिन्हें 12वीं की बोर्ड की परीक्षा में 80 अंक के प्राप्त हुए हैं, उन्हें छात्रवृत्ति या फीस पूर्ति जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। चलिए तो अब देखते हैं, अब आते हैं प्रमुख पुरस्कार के बारे में, जो इनको कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं। पहला पुरस्कार आता है, इसके अंतर्गत डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मृति सम्मान पुरस्कार। यह पुरस्कार वर्ष 1997 से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती पर 14 अप्रैल को दिया जाता है। इसमें 1 लाख रुपए की नगद राशि और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। और 2010-11 की पुरस्कार श्री मुकेश टटवाल को तथा वर्ष 2013-14 का पुरस्कार श्री जय भगवान जाटव को प्रदान किया जाता है। अब आता है संत कबीर सम्मान के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश की आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2009 में संत कबीर सम्मान दिया गया। प्रदेश में निवासरत अनुसूचित जातियों के विकास और कल्याण तथा सामाजिक उत्थान के उद्देश्य से राज्य शासन निजी व्यक्तियों की कला एवं उनकी साहित्यिक सेवा और योगदान को मान्यता, प्रोत्साहन तथा प्रतिष्ठा युक्त करने के उद्देश्य से यह पुरस्कार दिया गया। और इसे 2012-13 में नीरज अहिरवार, जो कि भोपाल को साहित्य में, और रवि लाल सांगले, जो भोपाल को रंग कर्म हेतु संत कबीर सम्मान से सम्मानित किया गया था। अब आता है कि 2013-14 में लीलाधार मंडलोई को साहित्य हेतु, श्री शिव मूर्तिकार अलीराजपुर को कला हेतु और श्री राम स्वरूप मालती को रंग कर्म हेतु यह पुरस्कार सम्मानित किया गया। अब आता है संत रविदास स्मृति राज्य सेवा पुरस्कार के बारे में। इस पुरस्कार को वर्ष 2005 में स्थापना की गई थी। यह पुरस्कार प्रदेश में निवासरत अनुसूचित जाति लोगों को विकास, कल्याण तथा सामाजिक उत्थान के उद्देश्य से कार्य करने वाले व्यक्तियों तथा सामाजिक संस्थाओं की सेवा या योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। अब आता है कि विष्णु कुमार अनुसूचित जाति सेवा सम्मान के बारे में, जो वर्ष 2010-11 में सेवा भारती के संस्थापक श्री विष्णु कुमार जी की स्मृति में समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों, स्वयंसेवी संस्थाओं को सम्मानित करने के लिए इस पुरस्कार का प्रारंभ किया गया। यह पुरस्कार अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों की निस्वार्थ सेवा के लिए कार्यों के आधार पर प्रदान किया जाता है। अब आता है कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति 2011 की जनगणना के अनुसार भारत और मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखते हैं, जिसमें अनुसूचित जनजाति का जो कुल जनसंख्या भारत में इतनी है और मध्य प्रदेश में इतना है। पुरुषों में महिलाओं के संदर्भ में दिखाया गया। प्रतिशत के आधार पर भारत में 8.60% है, मध्य प्रदेश में 21.09% है। इसी तरीके से इसमें अनुसूचित जाति में ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या का प्रतिशत बताया गया है, शहरी क्षेत्रों का प्रतिशत 10 की वृद्धि किस तरीके से हुई। लिंगानुपात देखें तो लिंगानुपात 990 भारत के संदर्भ में और मध्य प्रदेश में 984 है। साक्षरता दर जो है 59% भारत के संदर्भ में और इसमें मध्य प्रदेश में 50.55% है। फिर आता है जनसंख्या घनत्व में 32 प्रति वर्ग किलोमीटर पर भारत में है और 50 प्रति वर्ग किलोमीटर पर मध्य प्रदेश में है। फिर आता है कुल अनुसूचित जनजातियों के बारे में, जो कि मध्य भारत में 705 है और इसमें मध्य प्रदेश में 43 है। अब आता है इसके संदर्भ में संपूर्ण मध्य प्रदेश में इनकी कुल जनसंख्या, जिसमें लैंगिक विभाजन, साक्षरता दर है, जिसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे किसी ऊपर में इस तरीके की है। फिर बात है साक्षरता दर और इनका सबका एक रेशियो बताया गया है, जिसमें महिला पुरुष के संदर्भ में भी है और इसमें भी महिला पुरुष के संदर्भ में दिखाया गया है। इस तरीके से प्रमुख डिस्ट्रिक्ट हैं।
अब पढ़ते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व के बारे में कि मध्य प्रदेश का जनजातीय व्यक्तित्व के संदर्भ में पढ़ते हैं। चलिए तो देखते हैं सबसे पहले टंट्या भील के बारे में। टंट्या भील से रिलेटेड क्वेश्चन 2 MPPSC 2022 में पूछा गया था, जो कि हाल ही में क्वेश्चन आया हुआ था इससे रिलेटेड। चलिए तो देखते हैं कि इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं, जिसमें आता है कि टंट्या भील जो है 1842 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। यह सीपी प्रांत के पूर्व निमाड़ या खंडवा जिले में पंधाना तहसील में बड़दा गांव में इनका जन्म हुआ था। इनका वास्तविक नाम जो था वह तांतिया भील इनका वास्तविक नाम था। तो क्या नाम था इनका वास्तविक नाम? तांतिया भील। इन्होंने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध जनसंघर्ष किया और आदिवासियों के साथ मिलकर अंग्रेजों द्वारा लूटे हुए धन को जनता में बांट दिया। 4 दिसंबर 1889 को ब्रिटिश शासन ने राजद्रोही के मुकदमे में इन्हें फांसी की सजा सुनाई और इनकी समाधि इंदौर के पाताल पानी में स्थित है। इन्हें निमाड़ क्षेत्र का गौरव कहा जाता है और अंग्रेजों ने इन्हें इंडियन रॉबिन हुड कहा है। तो इंडियन रॉबिन हुड किसे कहा जाता है? टंट्या भील को कहा जाता है, जिनका वास्तविक नाम क्या था? तांतिया भील। मध्य प्रदेश शासन द्वारा इनके सम्मान में वर्ष 2008 में राज्य स्तरीय सम्मान की घोषणा की गई, जिसके तहत शिक्षा, खेल, अन्य गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति को 1 लाख रुपए की सम्मान निधि से पुरस्कृत किया जाता है। वर्ष 2008 में प्रथम सम्मान इनके तहत देवास जिले में राजा राम मौर्य को दिया गया। तो 2008 में इनके सम्मान में राज्य स्तरीय सम्मान की घोषणा की गई, जिसके तहत 1 लाख रुपए की सम्मान राशि दी जाती है तथा प्रथम पुरस्कार प्राप्तकर्ता राजा राम मौर्य हैं। अब आते हैं दूसरे जनजातीय व्यक्तित्व में शंकर साय। शंकर साय जो थे गोंडवाना राज्य के शासन के शंकर साय का जन्म 1783 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम जो था वह सुमेर साय था, जो 1857 में जबलपुर में स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ राजा शंकर साय के द्वारा किया गया था। तो शंकर साय के द्वारा 1857 में जबलपुर में किसका नेतृत्व किया? जबलपुर में शंकर साय के द्वारा नेतृत्व किया गया। 1857 की क्रांति में गढ़मंडला में नेतृत्व किया गया और 16 सितंबर 1857 को विद्रोह को भड़काने के अपराध पिता और पुत्र दोनों को तोप से बांधकर उड़ा दिया गया। अब आता है नेक्स्ट आती है जमुना देवी। जमुना देवी का जन्म 19 नवंबर 1930 को सरदारपुर में जिला धार में हुआ था। इनके संदर्भ में देखा जाए तो जमुना देवी 1952 में प्रदेश में अनुसूचित वर्गों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य करती रही। उनका जीवन गरीबों के सेवा के लिए समर्पित रहा। बुआ के नाम से प्रसिद्ध जमुना देवी वर्ष 1998 में मध्य प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी। तो जमुना देवी मध्य प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री भी है और वर्ष 1963 और 1967 में आदिवासी केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की सदस्य और 1973-76 में भील सेवा संघ इंदौर संभाग की सचिव रही। वर्ष 2001 में इन्होंने भारत ज्योति सम्मान एवं 2003 में संसदीय जीवन में 50 वर्ष पूर्ण करने पर संसदीय जीवन सम्मान से सम्मानित किया गया। वर्ष 2003 में इन्होंने 12वीं विधानसभा की सदस्य निर्वाचित और 16 दिसंबर 2003 से 11 दिसंबर 2008 तक के मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रही थी तथा 24 दिसंबर 2010 को इनका निधन हो गया। तो यह जमुना देवी के संदर्भ में है, जो कि मध्य प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री भी रही हैं। अब आता है नेक्स्ट आते हैं पेमा फाल्या के बारे में। पेमा फाल्या जो है जिनका जन्म चंद्रशेखर आजाद नगर झाबुआ जिले में हुआ था तथा पेमा फाल्या भील आदिवासियों के विश्व प्रसिद्ध चित्रकला पिथौरा कला सर्वश्रेष्ठ इनके चित्रकार रहे। अब जानते हैं नेक्स्ट आते हैं गंजन सिंह कोरकू के बारे में, जो कोरकू गांधीवादी विचारक और प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी गंजन सिंह कोरकू का जन्म बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी नामक स्थान पर हुआ था। गांधी जी के नमक सत्याग्रह से प्रेरित होकर गंजन सिंह कोरकू ने द्वारा वर्ष 1930 में जंगल सत्याग्रह किया गया तथा इनके द्वारा अंग्रेज सरकार ने इन पर 500 रुपये का इनाम भी रखा था। वर्ष 1963 में गंजन सिंह की मृत्यु हो गई। अब नेक्स्ट जनजातीय व्यक्तित्व को पढ़े। फिर आता है खाज्या नायक के बारे में, जिनका जन्म 1830 ईस्वी में निमाड़ क्षेत्र में हुआ, गांव सांगली गांव में हुआ और ये अंग्रेजों की भील पलटन के एक सामान्य सिपाही थे, जिनमें सेंधवा जामली चौकी ने सिरपुर चौकी में 24 मील लंबे मार्ग की निगरानी का कार्य सौंपा हुआ था। अब आता है भूरीबाई के बारे में। भूरीबाई का जन्म मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में हुआ था, जिस पेटोला गांव में हुआ था। यह सबसे बड़े आदिवासी समूह भील समुदाय से संबंध रखती है। भूरीबाई का संबंध चित्रकारी से है, जो चित्रकारी में कागज व कैनवास का प्रयोग करने वाली प्रथम
भील कलाकार है। अब आता है कि इन्होंने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शिखर सम्मान 1986-87 में और अहिल्याबाई सम्मान 1998 में इन्हें सम्मानित किया गया और 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वर्तमान में भूरीबाई भोपाल में आदिवासी लोक कला अकादमी के कलाकार के रूप में भी कार्यरत हैं। अब आता है नरेश चंद्र सिंह के बारे में कि छत्तीसगढ़ के 22 गढ़ के राजा नरेश चंद्र सिंह मध्य भारत के सारंग राज्य के शासक थे। इन्होंने जनवरी 1948 में भोपाल राज्य में इनका विलय किया गया और राजा नरेश चंद्र सिंह का 13 दिनों तक, जिनमें 13/3/1969 से 25/3/1969 के लघु कार्यकाल के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इन्हें प्रदेश की प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री भी कहा जाता है। तो ये राजा नरेश चंद्र के संदर्भ में है, जिसका जन्म छत्तीसगढ़ के 22 गढ़ में सारंग राज्य के यह शासक रहे थे। अब आता है दिलीप सिंह भूरिया के बारे में। इनका जन्म 18 जून 1944 को हुआ था। 18 जून 1944 को झाबुआ जिले में हुआ था। ये राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासी नेता थे, जिन्हें दिलीप सिंह भूरिया अपने राजनीतिक जीवन में 6 बार सांसद रहे, जिन्हें 24 जून 2015 को इनका निधन हो गया। फिर आती है नेक्स्ट बिरसा मुंडा के बारे में। मध्य प्रदेश में स्वतंत्र नर्मदा घाटी क्षेत्र में स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा देने में प्रमुख क्रांतिकारी आदिवासी नेता बिरसा गौंड थे। वह 19 अगस्त 1942 को बैतूल जिले के घोड़ाडोंगरी शाहपुर क्षेत्र में आदिवासी सेनानियों की एक बड़े समूह में विष्णु गौंड के नेतृत्व में घोड़ाडोंगरी रेलवे स्टेशन पर आंदोलन इनके द्वारा किया गया था। अब आते हैं नेक्स्ट कांतिलाल भूरिया के बारे में पढ़ते हैं। कांतिलाल भूरिया जो है, जिनका जन्म मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में हुआ, जो 1 जून 1950 को हुआ। इन्होंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और गरीब लोगों के लिए विशेष कार्य किया। और कांतिलाल भूरिया 1998, 1999, 2004 के मध्य प्रदेश में झाबुआ निर्वाचन क्षेत्र में और 2009-2015 में रतलाम में लोकसभा के लिए चुनाए गए। वर्तमान में यह कांग्रेस के सदस्य हैं। कांतिलाल भूरिया को 15वीं लोकसभा में जनजातीय मामलों के मंत्रालय में मंत्री भी रहे हैं। अब आता है जनगढ़ सिंह श्याम के बारे में, जिनका जन्म 1962 में मध्य प्रदेश के ढिंडोरी जिले के पाटनगढ़ गांव में हुआ था। इन्होंने अपनी चित्रकारी में देश विदेश में आदिवासी संस्कृति को एक अलग पहचान दिलाई तथा जनगढ़ श्याम चित्रकारी के क्षेत्र में जापान, दक्षिण अफ्रीका तथा पेरिस में सम्मानित हो चुके और इन्हें 1986 में शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया। अब नेक्स्ट व्यक्तित्व आता है भीमा नायक के बारे में। भीमा नायक का जन्म 1840 में पश्चिमी निमाड़ की रियासत में बड़वानी जिले में पंचमोहिली गांव में हुआ था। तात्या टोपे से भेंट करने के पश्चात भीमा नायक ने भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में निमाड़ क्षेत्र को प्रसारित किया। इसी के साथ ही 1857 की क्रांति में मंडलेश्वर क्षेत्र में प्रमुख विद्रोही नेता थे और इनकी समाधि धोबारी बावड़ी बड़वानी में स्थित है तथा भीमा नायक को निमाड़ का रॉबिन हुड कहा जाता है। और इंडियन रॉबिन हुड किसे कहा जाता है? टट्टिया भील को। और भीमा नायक को निमाड़ का रॉबिन हुड कहा जाता है। और 29 दिसंबर 1876 को इनको अंडमान में फांसी दे दी गई। तो यह भीमा नायक के संदर्भ में। अब आता है यहाँ पर यह अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजाति से रिलेटेड टॉपिक फिनिश होता है। अब हम इससे रिलेटेड प्रश्नों को देखते हैं कि इसमें किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न आता है बूढ़ा देव मध्य प्रदेश की किन जनजाति की प्रमुख देवता है? तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन डी आएगा, क्योंकि यह बैगा जनजाति के प्रमुख देवता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारिया जनजाति मध्य प्रदेश की किस जिले में निवास करती है? तो भारिया जनजाति जो है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में निवास करती है। फिर आता है नेक्स्ट कि कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है? तो लोहासुर को देवता अगरिया जनजाति मानती है। फिर आता है प्रदेश में प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? तो प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला उज्जैन है। तो कौन सा है? ऑप्शन ए आएगा, उज्जैन। फिर आता है क्वेश्चन कि बैगाओं द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? तो बैगाओं द्वारा की जाने वाली कृषि को बेवार कहा जाता है। तो ऑप्शन बी होगा। फिर आता है मध्य प्रदेश की किस जनजाति की पंचायत को गोहिया कहा जाता है? मध्य प्रदेश की कोल जनजाति को गोहिया कहा जाता है। फिर आता है क्वेश्चन कि भील जनजाति का पिड़ाई पर्व क्या है? भील जनजाति का जो पिड़ाई पर्व है वह भगोरिया है। फिर आता है दूध लौटावा प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? दूध लौटावा प्रथा जो है वह गौंड जनजाति में प्रचलित है। फिर आता है मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गौंड है।
तो ऑप्शन बी होगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि भीलों के निवास को क्या कहा जाता है। तो भीलों के निवास को क्या कहा जाता है? इनके निवास स्थल को फाल्या कहा जाता है। अब आता है मध्य प्रदेश में उद्यमी विकास संस्थान की स्थापना कब हुई थी। तो मध्य प्रदेश में उद्यमी विकास संस्थान की स्थापना 20 मार्च 1980 की हुई थी। अब आता है क्वेश्चन कि घोटुल प्रथा प्रमुख रूप से किस जनजाति में पाई जाती है। तो घोटुल प्रथा जो है वह गोंड जनजाति में पाई जाती है। अब क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति कौन सी है। तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति चमार है। फिर आता है मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति राहत योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई। तो वर्ष 2015 में अनुसूचित जाति राहत योजना प्रारंभ की गई। अब आता है क्वेश्चन, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मृति सम्मान की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इस सम्मान की स्थापना 1997 में की गई थी। फिर आता है क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश आदिम जाति मंत्रणा परिषद का गठन कब किया गया था। तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन ए आएगा कि 8 सितंबर 2014 को मध्य प्रदेश जाति मंत्रणा परिषद का गठन किया गया। यहाँ पर इस टॉपिक फिनिश होता है, यह क्वेश्चन श्रृंखला भी फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।